2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के साथ जिले में आम लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपराध को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आम आदमी की शिकायतों को सुनने के लिए पुलिस अधीक्षक का दरवाजा हमेशा खुला होगा। जिला के नवपदस्थ पुलिस कप्तान ने जिले के पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, गौरतलब है कि डॉक्टर अभिषेक 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जांजगीर से पहले डॉक्टर पल्लव नक्सल प्रभावित जिले में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए रणनीति बनाना और उस पर काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जांजगीर चांपा जिले में मेरा पदस्थापना हुआ है। मैं जनता को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि जांजगीर चांपा में सभी तरह के अवैध धंधों पर, वो जुआ हो, सट्टा हो, इलीगल काम हो, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। पुलिस जो है तत्पर रहेगी कि कभी भी कोई भी शिकायत आए उसकी त्वरित जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी जनता को ऐसा लगता है कि उनकी बात थानों में नहीं सुनी जा रही है, तो मेरे से ऑफिस में आके निसंकोच मिल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। सभी को मिलने का मौका दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि किसी भी हालत में भीड़ भाड़ को जमा होने नहीं दिया जाएगा, उनके साथ संवाद करके सुलझाया जाएगा। क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी वेव पूरे भारत देश में आ गई है, तो जनता को बचाने के लिए हम जनता से बात करके किसी भी रैली, भीड़ भाड़ को होने से हर संभव प्रयास करके रोकेंगे, जिससे कि कोरोना से और अपराध से जांजगीर चांपा को मुक्त रखा जाए। गैस लीकेज होने से नवागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर रूम में आग लग गई। बड़ी दुर्घटना होने से टली। आपको बता दें, नवागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्टोर रूम में गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी अनहोनी होने से बच गई। बताया यह भी जा रहा है कि स्टोर रूम में कई महत्वपूर्ण उपकरण के साथ ही साथ दस्तावेज भी रखे हुए थे। मौके पर पहुंची 112 की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। बेटा ही निकला पिता की हत्या का आरोपी। अपने खर्चों के लिए बेचना चाहता था जमीन, पिता के इनकार करने पर हत्या कर दी। सरदारपुर रिंग रोड में खेत पर हुई किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक का बेटा ही निकला, जिसने अपने खर्च को पूरा करने के लिए पिता की हत्या कर दी थी। हालांकि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आरोपी ने गुमराह करने के लिए पहले थाने पहुंचकर गोली मारने वाले अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। उसके बाद अपने मोबाइल की कॉल डिटेल तक डिलीट कर दी, किंतु पुलिस की जांच के बाद मामले का खुलासा हो सका। सरदारपुर के रिंगनौद चौक के अंतर्गत रिंगनौद के पास में एक गंभीर घटना हत्या की घटित हुई है, जिसमें कि राधेश्याम पिता नानूराम पाटीदार उसका आरोपी रहा है। किंतु जो मूल है इस घटना का वो ये कि राधेश्याम द्वारा अब स्वयं ही अपने पिता की हत्या करके रिपोर्ट लिखाने पहुंचा था और नानूराम पिता अंबाराम पाटीदार 75 वर्ष का था, अपने खेत के ऊपर कार्य कर रहा था और उसको फायर आर्म्स के द्वारा चोट लगी थी और यह घटना घटित हुई थी। क्योंकि घटना 2 तारीख की थी, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस त्वरित रूप से मौके पे गई थी। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चूँकि लड़के के द्वारा ही रिपोर्ट की गई थी, इसलिए पुलिस बड़े असमंजस में थी। लगातार घटनास्थल का निरीक्षण, उसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर विवेचना की जा रही थी। इतना असमंजस स्थापित होने के बाद भी सर कैसे पुलिस को पता चला कि ये जो है पुलिस के द्वारा इसमें तमाम साक्ष्यों का संकलन करने के लिए आसपास वालों से भी पूछताछ की, लोगों को विश्वास में भी लिया गया और घटना घटित होने का जो टाइमिंग था उसके 1 आध घंटे पहले के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं आ पा रही थी। उस एक घटना के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की तो कुछ साक्षियों के लिए और कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ नाम सामने आए। उसमें से एक संजय नामक युवक का भी नाम आया था। उससे भी बहुत ही पूछताछ की, किंतु काफ़ी डरा सहमा हुआ था और उसको जब विश्वास अर्जित किया गया तो जो घटनाक्रम सामने आया उसमें राधेश्याम पिता नानूराम पाटीदार द्वारा स्वयं ही अपने पिता नानूराम की, जो कि 75 वर्ष का था, हत्या की गई है। चूँकि हत्या के कारणों के बारे में जब विस्तृत रूप से जाँच की गई तो ये आया कि ये एक बहुत ही नशे का आदी व्यक्ति है और दुर्व्यसनों में लिप्त है और बहुत ही खर्चीला है, स्वयं किसी तरह का कामकाज नहीं करता है। पिता इस बात से व्यथित था, पिता इस चीज़ के लिए रोकता था, किंतु इसके द्वारा पिता को ही रास्ते से हटाने की नीयत से अवैध
12 बोर के कट्टे से इसके द्वारा फायर किया गया और उसकी हत्या की गई। इस प्रकार के संगीन अपराधों में सर जब पुत्र ही अगर लिप्त हैं तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि परिवार का व्यक्ति है तो वो बच निकलेगा, तो हत्या के इस प्रकार के आरोपी को कड़ा शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? पुलिस के द्वारा बहुत ही तकनीकी पहलुओं पे भी जांच की जाती है, जिसमें तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं, जिसमें साक्ष्यों के साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। क्योंकि विवेचना के ऐसे कई मुद्दे कई बार पुलिस में आते हैं, किंतु व्यावसायिक रूप से पुलिस दक्ष रहती है और इन मुद्दों के ऊपर जाँच करके अपराधी को अपने सही अंजाम तक पहुँचाती है। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और आगे की क्या क्योंकि ये बड़ा संगीन किस्म का हत्या का मामला हत्या के अंतर्गत दर्ज हुआ है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया। आपने तो एक कहावत सुनी होगी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यहाँ के तहसीलदार साहब का कहना है। आइए दिखाते हैं तहसीलदार साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन अपने पैर पसार रही है। वहीं कोरिया जिले के चिरमरी डोमन हिल में स्थित एक दुकान में दुकानदार बिना मास्क पहने अपनी दुकान में बैठा हुआ था। जब दुकानदार के मास्क नहीं पहनने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके ऊपर 500 रुपए की चालानी कार्यवाही कर दी। फिर क्या था, दुकानदार आग बबूला हो गया और अधिकारियों पर अपनी राजनीतिक रौब जमाने लगा। जनाब सत्ता के नशे में चूर अपने आप को क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि बताते हुए उल्टा तहसीलदार साहब को कानून पढ़ाने लगे। दुकानदार अपने आप को क्षेत्रीय विधायक का खास बताते हुए तहसीलदार से ही बहस करने लगा। जब तहसीलदार ने एक्शन मोड में आए तब जाकर तहसीलदार को चालान के पैसे देने को तैयार हुए। और विधायक का नाम आ रहा है कि मैं विधायक का जनप्रतिनिधि हूँ, क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसे लोग तो बड़े नेताओं को बदनाम करते हैं। विधायक जी खुद कभी इस तरह की चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करते और कोई भी जनप्रतिनिधि हमको कभी हस्तक्षेप नहीं किया आज तक कोविड के मामले में। सभी चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, शहर सुरक्षित रहे और चालान की कार्रवाई तभी की जाती है जब कोई गलती आप करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो इसमें ऐसा विरोध करना और इस प्रकार का बिहेव करना ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि लास्ट में उन्होंने चालान पटाया, 500 रुपये आखिर अंततः देना पड़ा। अगर वही बात वो पहले कर देते तो इतनी बात नहीं बढ़ती। शहडोल जिला के अंतर्गत व्यवहारी विधायक शरद जुगल लालकोल ने कहा कि आपकी बातों पर गौर करेंगे। शहडोल जिला अंतर्गत व्यवहारी विधानसभा के विधायक शरद जुगल लालकोल से जब हमारे शहडोल जिले की संभागीय ब्यूरो शुभम सिंह बिसेन ने बात की तो कुछ यूं जवाब मिला। मामला था मध्य प्रदेश के आखिरी छोर में स्थित शहडोल जिले में बढ़ते कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण के वस्तु स्थिति को लेकर तीखे सवाल जवाब का, जिसमें प्रशासन को लेकर आमजन की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। हेलो, हाँ जी, शरद जी से बात हो रही है मेरी? हाँ शुभम जी। हाँ, शुभम सिंह बिसेन बात कर रहा हूँ, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से। जी भाई साहब, हेलो, बताएं। हाँ सर, मेरे को ये जानना था कि जिस हिसाब से शहडोल में कोविड पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से एक दिन कैंप लगा दिया जाता है, फोटोग्राफी करवा ली जाती है, ठीक है, अगले दिन से फिर वही रोको टोको अभियान, बस फोटोग्राफी और पब्लिसिटी स्टंट जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं तो उसमें क्या है, व्यवस्थित विषय पे आप कहना चाह रहे हैं हमसे जानकारी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर आप विधायक भी हैं, ठीक है, तो जिस हिसाब से आपके जिले के अंदर रोको टोको अभियान के लिए कलेक्टर मैडम ने कहा था, रोको टोको अभियान के तहत जो लोग बिना मास्क के घूमते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई करने को कहा गया था, निश्चित तौर ठीक है, और लोगों को जागरूक करने को कहा गया था क्योंकि कोविड संक्रमण वापस से फैल रहा है। ठीक है, विगत दिनों में कई बार मैं कई ऐसे स्थानों पे गया, सोमवार को गोबारू की बाजार में लगभग कोई भी बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। शहडोल तक की बात कर ले तो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। व्यवहारी की बात करें, व्यवहारी में भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ठीक है। एक दिन कार्रवाई होती है, अगले दिन अखबार कवर करता है, फोटोज आती हैं सब में, ठीक है, उसके बाद से इनकी कार्यवाही क्या होती है नहीं होती है कुछ पता भी नहीं चलता। तो मैं इस पे आपकी ये प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि शासन का ये फोटोग्राफी या पब्लिसिटी स्टंट तरीके का ये जो रवैया है कहाँ तक सही है लोगों के हित में? देखिए, फर्स्ट टाइम तो आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो विषय आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट जो है अभी टारगेट कर रही है स्कूली बच्चों को कि उनको वैक्सीनेशन 100% हो जाए। एक तो हमारी कमजोर कड़ी वही है अभी, अच्छा, क्योंकि ऑल ओवर जो है, जो 18 से ऊपर है वो वैक्सीनेटेड लगभग पूरे की एक संख्या में हो चुके हैं। हाँ जी, कुछ भी कोई छूटे हों, लेकिन ये बात सही है कि स्वयं की जिम्मेवारी इनको लोगों को समझनी पड़ेगी कि खुद में वो जो है अपने आप को सिक्योर करें कि भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहें। हाँ जी, और ये भी बात सही है कि लॉकडाउन करना कोई इसका जो है
हाँ जी, हल नहीं है उसका। ये उद्देश्य इसका जो है तो नहीं निकलता, क्योंकि उससे सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती। हाँ जी, हाँ जी, ये बात जरूर है कि प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती दिखानी पड़ेगी, जिससे कि इस तरह के आलम ना हो जो कि पिछले दिनों में हमने लोगों ने देखा है। हाँ जी, तो इसके लिए अगर जो आप कह रहे हैं तो इस बात को मैं खुद से कलेक्टर के नॉलेज में लाता हूँ कि भाई इसमें थोड़ी सी और सख्ती बरतने की आवश्यकता है, हाँ जी, जिससे कि परिस्थितियाँ उस तरह से न तब्दील हो पाए। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, और खुद भी मैं इस बात पे मैंने देखा है करीब से कि वो दिन चला, वो भूलेगा नहीं जीवन भर। हाँ जी, सामने बिल्कुल, जिस तरह से हमारे बीच की जिंदगियां चली गई, हाँ जी, तो निश्चित तौर पे कोई नहीं देखना चाहेगा वो दिन। और हाँ खुद जी, को अवेयर होना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि सारी चीजें 3-3 बार 4-4 बार जो है शासन लॉकडाउन करे हाँ और जी, लोगों का जीवन प्रभावित हो, इससे अच्छा कि जरूर लोग अपने से अवेयर हो, तैयार हो। हाँ जी, हाँ जी, वही इसका सार्थक परिणाम है। हाँ जी, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फोटो खिंचाना और फोटो के माध्यम से लोगों को मैसेज पहुंचाना वो भी एक माध्यम है, लेकिन नहीं, देखिए, मैं इस चीज की आलोचना नहीं करता है कि आप फोटो खिंचवा रहे हैं लोगों के सामने, लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी भी चीज को लेकर के आप कर रहे हैं, रोको टोको आप अभियान चला रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो सर जो संक्रमण फैल रहा है पब्लिक के बीच में, ठीक है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हर दिन 8 से 10 लोग शहडोल जिले में पॉजिटिव मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन किया गया था और फर्स्ट टाइम जब कोविड हमारे संज्ञान में आया था, तो उस टाइम पे कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एक प्लान की तरह काम किया जा रहा था कि कांटेक्ट ट्रेस कर रहे हैं कि कौन किसके संपर्क में आया। आपने 8 लोगों को क्वारंटीन किया, ठीक है, लेकिन उन 8 लोगों के संपर्क में जो लोग आए और जिन लोगों के संपर्क में वो 8 लोग थे, ठीक है, उनका भी कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कड़ियां ऐसी हैं जो हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो छूट रही हैं हमसे। संपर्क में आए थे उनकी काउंटिंग की गई है और उनके भी परीक्षण कर लिए गए हैं, ये आपको जानकारी में बता दूं। हाँ जी, क्योंकि इस विषय पर मेरी कलेक्टर से बात हुई थी और कलेक्टर मैडम ने बोला था कि विधायक जी हमने उनकी समीक्षा कर ली है और उनको भी हम नजर में रखे हुए हैं, उनके हमने टेस्ट भी करा लिए। हाँ जी, हाँ जी, बाकी आपकी बात को हम निश्चित तौर पे गंभीरता से लेते हुए उस विषय पर विचार करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और अच्छी व्यवस्था बनाए जिससे कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ठीक है, धन्यवाद शरद जी आपका समय देने के लिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदर्श ग्राम के ग्रामवासियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों प्रशासन से सैकड़ों बार गुहार लगाने के बावजूद रोड की स्थिति जस की तस है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व्यवस्था में सुधार करना है, जिससे देश का हर गांव सुविधाओं से परिपूर्ण हो सके। साथ ही गांव में जल पूर्ति, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, साफ सफाई और अच्छे जीवन की जीने की गाइडलाइंस रखी गई है, ताकि गांव में हर युवा के रहने के बावजूद उनकी सुविधाओं से वंचित ना रह सके। बेटा, आपको ये रोड के कारण किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैं स्कूल जाता हूँ, रोड ड्रेस गंदी हो जाती है। और बेटा कई बार गिर भी जाते हो, क्या होता है, घटना वगैरह होती है कुछ? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रियांश पटेल। आपकी समझती है, आप लोगों के द्वारा पूर्व में प्रशासन से मांग
व्यवस्था की गई क्या? हाँ सर, प्रत्येक वर्ष सीएम हेल्पलाइन में यहाँ करेली तहसीलदार को, कलेक्टर साहब के यहाँ, सांसद जी और विधायक जी सभी लोग निकलते भी और दरखास्त भी देते हैं। ये नाला निर्माण तो 10 साल से नहीं हो पा रहा, तो गांव का पूरा पानी आ रहा है, ये पुलिया भी ये बंद कर देते हैं, मिट्टी डालते हैं हर वर्ष, और सभी लोग यहीं से निकल रहा है, विधायक जी भी निकल रहा है, तहसीलदार साहब भी, कलेक्टर साहब भी, लेकिन हम लोग परेशान हो, पूरा पानी ये पूरा जाम है इधर, मतलब कहीं से नहीं निकल रहा है। तो कीटाणु आप सब स्वयं देख रहे हैं, पूरा जाम है, बीमारियां फैल रही, हमें खुद एलर्जी हो रही, इस पानी से दिक्कत होती है, दवाई खा रहे हैं, जब रुक पाते हैं पूरा भरा है नाला इधर, और बहुत दिक्कत है। और सभी लोग से, माननीय सांसद जी से, विधायक जी से और प्रशासन से विनम्र है, नाला निर्माण और रोड की मरम्मत करवा दें तो हम लोग को काम में आना जाना भी परेशान है, स्कूल वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं, लड़कियां छोटी छोटी निकल नहीं पाती यहाँ से, उनके कपड़े भी 1-2 बार स्कूल से भगा दिया, पेपर देने में दिक्कत हो रही, और गन्ना की ट्राली 1-2 बार तो यहाँ उलट गई 1-2 बार। क्या नाम है आपका? ये राजू साहू। अभी आपने नेशनल हाईवे से लेकर जितना सफर तय किया इस रोड पर, आपको क्या समस्याएं आई? ये मुख्य मार्ग है, हम लोगों का किसानी क्षेत्र है, यहाँ आसपास हम लोग खेती के लिए आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आना जाना अक्सर होता है। नेशनल हाईवे से हम लोगों को किसानी काम नहीं हो पाते, वैसे आना जाना, तो ये मार्ग को हम लोग मुख्य समझते किसानी के इससे। बाकी ये गड्ढे जो हैं, इस पर ट्रैक्टर ले जाना या किसानी का सामान आना जाना, हम लोगों को बहुत बाधा है इसमें, और आए दिन एक्सीडेंट या रात बरात में यहाँ से मोटरसाइकिल निकालने में भी बहुत समस्या होती है। यानी बहुत सी बार आपका किसानी का कोई आप ले जा रहे हैं मंडी वगैरह बेच रहे, तो क्या कई बार दुर्घटना हो जाती, पलट जाते हो? हाँ, ट्रैक्टर वगैरह पलटते हैं, अभी गन्नों से भरी ट्राली जा रही है, लोडिंग रहती है गाड़ी, उसमें बहुत दिक्कत होती है। रात बरात लोग शिफ्ट बदलने मोटरसाइकिल से आते जाते हैं यहाँ से, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, लोग गिरते हैं। इस रोड की दुर्दशा कब से है ऐसी? मैं तो जब से बुद्धिजीवी हूँ, लगभग जब से ऐसी देख रहा हूँ इसको। इसमें कोई सुधार जनप्रतिनिधियों से या प्रशासन से? सारे लोग, हम लोग भी, हम सभी किसान, इस ग्राम के लोग, यहाँ से आने जाने वाले जितने लोग हैं, सभी यही चाहते हैं कि इस रोड को सुधारना चाहिए। ये मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे के बनने के बाद भी इस रोड की महत्वता अधिक है। क्या नाम है आपका? आकाश कौरव। लंबे समय से आपके विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्राम कटौतिया की रोड जो बहुत जर्जर हालत में है, ग्रामीणों द्वारा बहुत सी बार आला अधिकारी को शिकायत की गई, 181 के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी रोड की जस की तस बनी हुई है। आप क्या कहेंगे इस बारे? उस रोड का मैंने निरीक्षण किया, मेरे और मेरे उपयंती और मेरे साथियों ने, जो हमारे अंडर के स्टाफ है, वहाँ हम लोग जाके देखा तो गांव के नाली का पानी है जो पूरा रोड पे आ रहा है, उस कारण वहाँ पर पानी का जमा हो गया और कुछ लोग पुलिया को बंद किए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोड की हालत जर्जर है ही, साथ साथ नाले का पानी भराव होने से बीमारियां भी घर कर रही हैं, बहुत से लोगों को इसके कारण बीमारी झेलना पड़ रही है। तो इसका कब तक कार्य सीख हो सकता है, क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम पानी की निकासी के लिए पुलिया खुलवाएंगे, उसके एक आवेदन मैंने एडीएम कार्यालय भी पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पुलिया को बंद कर दिया है। आपके ग्राम की यह सड़क जो आगे जाकर नेशनल हाईवे से जुड़ती है, इस रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आप देखते रहे सर, ये पूरे कीचड़ है, कुछ काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा सर। ये सांसद आदर्श ग्राम है, यानी इस ग्राम को सांसद जी द्वारा गोद लिया गया है? जी, और उसके बाद इसकी जो दुर्दशा है? जी सर, वही। तो इस रोड के कारण क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको इस प्रकार? जो सर, वो तो हम लोग निकल रहे हैं सर, आप देखिए सर, कीचड़ कितनी है, हम लोग निकल ही नहीं पा रहा, रहना दूर भर हम लोगों का, घर पे पानी भर रहा है। स्कूल बच्चों स्कूल के बच्चे वगैरह को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? स्कूल बच्चे सर पैदल जाते हैं, उनके पैंट शर्ट खराब होते हैं सर, बच्चे तो निकलेंगे, और सर हम लोगों का रहना दूर है। आपकी क्या मांग है प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से? जी सर, इसको बनवाइए सर, सुधरवाइए। ये सर सांसद आदर्श ग्राम है, इसकी सर सोचना चाहिए प्रशासन को। क्या नाम है आपका? गिरीश साहू। कौन सी पंचायत है? कटौती है। फिटनेस को लेकर शहडोल के इस पुलिसिंग अधिकारी की एमपी के सीएम ने की तारीफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा के दौरान शहडोल के एडीजीपी डीसी सागर की फिटनेस को लेकर उनकी तारीफ की है। सीएम ने कहा कि यदि फिट रहना सीखना है तो डीसी सागर से सीखो। सीएम से मिली तारीफ के बाद एडीजीपी बहुत ही खुश हैं, जो अब लोगों को फिट रहने के लिए टिप दे रहे हैं। जी सर, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य को लेकर जो बात कही है, जिसमें उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं कि यदि आप
को स्वास्थ्य देखना है तो और स्वास्थ्य के प्रति जो आपको संवेदनशीलता रखनी है तो आप डीसी सागर एडीजी शेड्यूल जोन को देखिए या फिर जो एसीपी हैं भोपाल के श्री सचिन अतुलकर को देखिए। तो ये एक संकेत मात्र है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया है कि सोचने मजबूर कर दिया है जनता को कि वो अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहे, अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। नाम हमारा जरूर लिया है लेकिन काम वो मध्य प्रदेश की पूरी जनता से करवाना चाहते हैं कि हमारी पूरी जनता स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कोविड-19 की जो महामारी है दोबारा आने की कोशिश कर रही है उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। नरसिंहपुर विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों को संरक्षण देती है। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल पंजाब सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ ही मामले में जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय करके उन पर भी कार्यवाही करने की मांग जी के साथ पंजाब में जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज़ादी के बाद शायद पहली बार ऐसी घटना हुई होगी कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो रास्ता उसमें रोकने का प्रयास किया गया है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मैं ऐसा मानता हूं कि आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और पंजाब में भिंडरवाला, खालिस्तानी इनको पालने का काम कांग्रेस ने किया है और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको भी पोषित पालित करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। चाहे हम अब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें और जितने प्रकार की भी देश विरोधी ताकतें हैं उसका संरक्षण कांग्रेस कर रही है और सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है। और पंजाब में ऐसा भी मेरा मानना है कि पंजाब में जो वर्तमान सरकार वो खालिस्तानियों के चरणों में है और कांग्रेस हमेशा से चाहे आतंकवाद के माध्यम से हो, चाहे नक्सलवाद के माध्यम से हो, चाहे खालिस्तानियों के माध्यम से हो, वो उसका मसल पावर उपयोग करती है। पहले वो समस्या पैदा करती है और समस्या पैदा करने के बाद उस पर फिर वो राजनीति करती है। यह काम कांग्रेस ने किया है और इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं। और जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं, सीमा पार से आतंकवाद वहाँ बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं। केंद्र की सरकार जो बीएसएफ को 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया दिया हुआ कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चौक मजबूत रहे, उससे जितने सारे आतंकवादी चाहे कांग्रेस हो चाहे आतंकवादी संगठन हो सारे बौखलाए हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और घोर निंदा होना चाहिए ऐसे कृत्यों की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो एक संवैधानिक पद है और हमारे देश में ऐसी पहले से परंपरा है कि ये सब होता रहता है। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि पहले वो हवाई यात्रा कर रहे थे, मौसम के कारण हवाई यात्रा समाप्त हो गई, हम कर नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने रोड से जाने की बात करी, तो पंजाब सरकार से बात करी और वहाँ के प्रशासन से बात करी, डीजीपी से बात करी। उन्होंने जब सचिव एकदम सिरे से गायब थे, क्या कहना चाहेंगे? कहूँ ना कहूँ ब्यूरोक्रेसी पर सत्ताधारी दल का नियंत्रण नहीं है या ब्यूरोक्रेसी स्वेच्छाचारता ज़्यादा बढ़ गई है? जैसे मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास किया तो दूरभाष पर वो नहीं आए। डीजीपी और मुख्य सचिव मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सारे को षड्यंत्र में शामिल थे। बहुत बड़ी घटना टली है। जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं जिंदा बच के आ गया, ये बात सही है और एक बड़ी साजिश कांग्रेस की सरकार ने की है और उसी से मैंने कहा कि वो सरकार बर्खास्त होना चाहिए और जो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश बनाई गई है और उसके बाद उसकी जांच होना चाहिए। इसमें मेरा देश के सर्वोच्च नेता के साथ जिस तरीके का ये कारनामा हुआ है, कहीं ना कहीं आप इसे किस तौर में मानते हैं? क्या राजनीतिक
द्वेष ज़्यादा बढ़ गया है या स्वच्छ लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं वहीं ये हुआ है। बाकी जो जहाँ अन्य दल की सरकार है ऐसा नहीं है। तो जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरे नक्सलवादियों के कदमों में सरकार है। वहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ अधिकारियों को उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी गृह मंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि हम 1000 दिन के अंदर हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। मगर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई नक्सलवाद नहीं है। तो इस प्रकार की नक्सलवाद को, मैंने कहा आतंकवाद को, खालिस्तानियों को, माओवादियों को, उग्रवादियों को, टुकड़े टुकड़े गेम को उन्होंने अभी एक जो जिसने कहा कि देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उस व्यक्ति को भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार की फौज इकट्ठी करके और देश को कमज़ोर करने के लिए मतलब आखिरी प्रयास है कांग्रेस का। मगर ये मान के चलिए कि देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है। पूरे देश में जनता ने भी बहुत उनके प्रति मंदिरों में और सब जगह पूजन पाठ किए। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में पूरे देश में, हमारे ज़िले में भी पुतला दहन और मशाल जुलूस के युवा मोर्चा ने कार्यक्रम किए हैं। और जनता ऐसा मानता हूं कि मैं वो मोदी जी के साथ है। थैंक यू। 26 लाख की लागत से बनने वाले बघेल छात्रावास का भिंड विधायक संजीव कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। भिंड जिले में बघेल समाज के द्वारा छात्रावास के लिए लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसे भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उर्फ संजू ने 26 लाख की लागत से बनने वाले बघेल छात्रावास का भूमि पूजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि संजीव सिंह विधायक भिंड, अध्यक्षता सुनील बघेल, बसपा प्रदेश प्रभारी संजीव सिंह, पूर्व अतेर विधानसभा प्रत्याशी सहित बघेल समाज के लोगों ने भाग लिया। सभी समाज के लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग थे, नेता थे, उन लोगों ने मांग की कि हमने जमीन तो खरीद ली है, लेकिन इस पर भवन निर्माण का काम आपको करना है। तो मैं यहाँ वादा करके गया था कि यहाँ भवन निर्माण का कार्य हम कराएंगे। और उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश शासन से, नगरीय निकाय विभाग से मैंने 25 लाख रुपए की, 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई। और जिसका टेंडर होने के उपरांत अब वो शुरू होने की स्थिति में है। तो आज उसका भूमि पूजन था। तो जो मैंने समाज से वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यही नहीं, और भी जो अन्य समाज हैं जो पिछड़े हुए, जो बरसों से पिछड़े हुए थे, जो जिनकी कई मांगें थीं, जैसे सीवा समाज की काफ़ी समय से मांग थी, तो उनको हमने ज़मीन भी दिलवाई और उनके भवन का निर्माण भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लोधी समाज के लिए मैंने 25 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि स्वीकृत कराई। वाल्मीकि समाज के सामुदायिक भवन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसे सभी समाजों की जो मांगें। रतलाम जिले के जावरा में तेज बारिश, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि कुछ मिनट रुक जाती तो जनहानि हो सकती थी। किसानों की खड़ी फसल को ओलावृष्टि से बहुत नुकसान पहुंचा। ये मुकेश अस्तोलिया के घर पे 1.5 मिनट में पूरी तैयारी गड़ेगी। सब बांग्ला गया तो इतना वकेर हो गया बे याद है गेटे होना नहीं। कितनी देर गिरे ओले? कभी 5-6 मिनट से गिरे हैं ओले। तो इसमें क्या नुकसान हुआ क्या घरों में? उसमें फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। कहीं गेहूं की उंगली टूट गई हैं, कहीं फसलें दब गई हैं, कहीं पानी पत्ते गिर गए हैं, फूल और घर सब बेकार हो चुके हैं। तो ओलावृष्टि होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसलों का भी तत्काल में प्रभावित हुई है।
जिससे किसानों को कुछ भी राहत या कुछ भी सरकार उसकी पैकेज की मांग करे, जिससे उनके थोड़े सहायता राशि में ज़रूरी पड़ने सकी। अच्छा, गांव में तो कोई नुकसान नहीं हुआ? गांव में ऐसा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है फिलहाल तो, लेकिन फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, अगर ज़्यादा बारिश अगर जो होती है और ज़्यादा ओले जो गिरते हैं, जिससे पतरा पतरी ये फूट सकते थे, और केलू जो देसी है अंग्रेजी है ये फूट जाते हैं, जिससे घरों में ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।